शीट दी है, अभी तक मैंने जो भी शीट दी है आप लोगों को, वो सारी शीट्स को सॉल्व कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने हर एक लेक्चर जो जो जिसमें जिसमें कोड करते हैं हम, उन सब का कोड भी दे रखा है, उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनके लिए शीट्स भी दी हैं। फंक्शंस के लिए भी मैंने एक शीट दी है जो कि आपको फंक्शंस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अगर किसी को ये डाउट है कि मुझे ये लिंक्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगी, तो आप लोग मुझे बता दो, मैं आप लोगों को वापस से बता दूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट कि मुझे लिंक्स कहाँ मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स की और नोशन वगैरह की, थम्स डाउन कर दो अगर नहीं है डाउट तो। ठीक है, क्या बात है, मुझे सिर्फ विष्णु का रिस्पॉन्स आ रहा है, ख्याति और दीपांशी। क्या आज लोग आप लोगों को किसी ने तंग करा है? दीपांशी और ख्याति करा है तंग? थम्स अप। अरे यार, मतलब करा है तुम लोगों को तंग, तो करा है किसी ने, किसने कर दिया तंग? अब जिसने भी करा है ना, फिर उसको ना तुम उसको डीएसए का मुक्का मार देना, गिर जाएगा। अरे नहीं नहीं, मतलब आपको पता है, आपको ये पता है कि कहाँ पे सारी लिंक्स हैं? एक तो ये मेरे साइड के बाल नहीं जाते हैं। हाँ पता है। ठीक है, मुझे लगता है अब ख्याति का नेट जो है वो अटकना शुरू हो चुका है। ठीक है, 15 हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? एक तो मैं अब मुझे ना इतना बोलने की आदत तो है नहीं, अब मैं जब से पढ़ाने लगी हूँ तब से मैं बोलने ज़्यादा लग गई हूँ, तो मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ थोड़ा, बट मज़ा आता है। ठीक है, हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? ठीक है, मैं दिख रही हूँ, हाँ मैं एकदम सही हूँ। चलो जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड, थोड़ा स्टाइलिश, एंड स्पेस। एक तो मैं ग्रामरली से परेशान हो चुकी हूँ। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम बहुत प्यार से अच्छे से घुसेंगे इन दोनों के अंदर। इस किसी भी टॉपिक पे आने से पहले हम कोई ना कोई सिनेरियो लेके चलेंगे, जहां पे अगर ये नहीं होते तो क्या होता, फिर हमें इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी एक दो दिन की ही बात है जब ईरान ने अमेरिका में जो स्पेलिंग, अमेरिका में जो अमेज़न का हेडक्वार्टर है, जो अमेज़न का वो है, ठीक है, बिल्डिंग है अमेज़न की, उस पे उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया। एकदम एकदम असली कहानी है। आप लोग को पता था क्या? ये बॉम्ब गिरा दिया और उसका जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर, ये जो पूरा डेटा सेंटर है ना, ये पूरा डेटा सेंटर इनका उड़ गया। ठीक है, यूएस या अमेरिका मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, मतलब किस ईरान ने गिराया तो है, वो डोनाल्ड ट्रंप वाली, ठीक है, उस पर गिरा दिया। किसको किसको ये न्यूज़ पता है कि ये ऐसा कुछ तो हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसा अटैक होगा, ऐसा अटैक होगा कि ईरान वाले जो है वो स्टोन एज में चले जाएंगे। क्या आप लोगों ने ये अभी तक न्यूज़ सुनी थी? नहीं सुनी थी? तो ये हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अगर सही में इनको, ईरान वालों को, ये डोनाल्ड ट्रंप स्टोन एज में पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता, बट हमें इससे क्या। ठीक, तो ख्याति आ गई है, अब एक बार और वापस ये कहानी दोहरा देती हूँ। ईरान ने
अमेजोन पे जो डोनाल्ड ट्रंप वाली जो जगह है वहां पे अमेजोन का जो डेटा सेंटर है ना उस पर बॉम्ब गिरा दिया और वो तबाह हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसा बॉम्ब गिराया जाएगा, ऐसा ऐसा अटैक होगा ईरान पे कि वो स्टोन एज में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें इससे क्या, हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। बस हमें ना ये जो गैस है ना, गैस ये नहीं मिल पा रही है। इस गैस के ना मिलने की वजह से मेस का जो खाना है ना, ये मेस का जो खाना ये भी हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक, कभी कभी तो नाश्ता ही नहीं देते। ठीक है, तो हमें इससे ये नुकसान हो रहा है। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं तो हम इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसको अपने लिए यूज करना पड़ेगा इस सिनेरियो को, क्योंकि हमारा यूज तो हो रहा है अच्छे से, हमें इसका इस्तेमाल करना है। चलो, बहुत बकवास कर ली मैंने। अब जैसे अब मैं जो ये, एक तो पहली बात तो मुझे कंफर्म करके बता दो यार कि ये डोनाल्ड ट्रम्प वाला जगह कौन सा, पता चला कि मैं अमेरिका अमेरिका लेके चल रही हूँ। हाँ, मेस का खाना हमेशा रिलेटेबल होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि तुम मेस के खाने से कोई चीज अच्छी मेमोरीज, मेस का खाना गंदी मेमोरीज ज्यादा मेस के खाने से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो रुको एक बार मुझे चेक कर लें। तो थोड़ा मेरा वो जियो पॉलिटिकल जो साइंस है वो थोड़ा कमजोर है गाइस। ईरान अटैक, अटैक अमेजोन हेडक्वार्टर। अरे यार, कुछ तो करा इन लोगों ने। यूएई, यूएई डेटा सेंटर इन यूएई। ठीक है, यूएस में। हाँ हाँ ठीक है, मतलब अमेरिका फालतू में लेकर के चल रही हूँ, बेचारों को फालतू में बीच में घसीट रही हूँ। पता चला यही लोग मुझ पे आके केस कर दें कि क्या हम पे वो तो गिरा नहीं था। ठीक है, इन पे गिरा था बॉम्ब, इनके अमेजोन के हेडक्वार्टर पे। अब हम आते थोड़ा सीरियस। तो इन इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर तो होगा ही, है ना, कि हर कंट्रीज के बीच में, हर एक सिटी के बीच में भी बॉर्डर्स होते हैं। मानो कि हमें ये पता है कि इंडिया को छोड़ के, वैसे इंडिया भी अपने देश को महान समझना चाहिए, भले वो हो या ना हो, बट है हमारा देश महान। ठीक, तो हमारा देश महान है गाइस। मैं उस वे में नहीं बोली। कल को पता चला ये वीडियो एकदम मतलब पॉपुलर हो गई और मुझे लोग अजीब अजीब बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान वाले भी खुद को बहुत तेज समझते हैं, भले वो हो या ना हो, बट इंडिया को तो कोई बीट नहीं कर सकता। हम सबको पता है कि अब आ चुका है एआई का जमाना, है ना, और हॉस्पिटल से लेकर के बॉर्डर तक, ठीक, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अपना जलवा जो है वो दिखा रहा है। जब भी कोई मिसाइल किसी बॉर्डर को क्रॉस कर रही होती है, ऑटो डिटेक्ट का फीचर होता है, जो कि ये नोटिफिकेशन जो होता है वो पहुंच जाता है किसी न किसी को कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कोई ना कोई मिसाइल आ रही है। अगर ये जो ऑटो डिटेक्ट का फीचर है ना, अगर इसका कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा, ठीक, इसका कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा। अब हो सकता है जब ये सारा काम हो रहा था, जब इन्होंने प्लान वगैरह किया और इन्होंने ये बॉम्ब छोड़ा, ठीक है, अमेजोन को टारगेट में रख के, ठीक है, तो हो सकता है कि जो इनका प्रोग्राम था ऑटो डिटेक्ट करने का, वो प्रोग्राम ना काफी स्लो था। स्लो मतलब इन्होंने डिटेक्ट तो कर लिया, हालांकि जब बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था तब इन्हें पता चला था, बट मानो इनको इन्होंने डिटेक्ट कर लिया। बट जब तक ये डिटेक्ट करे कि यहाँ पे कोई तो मिसाइल आई है, तब तक मिसाइल जो थी वो बूम उड़ा दिया हेडक्वार्टर। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे ये समझ, एक तो पहले मैं फोन दूर रखूं, किसी ना किसी का फोन आता रहेगा मैं देखती रहूंगी। ठीक है, इससे मुझे ये समझ में आया कि देखो, अगर इनका ये जो प्रोग्राम था ना, जो मिसाइल को पहचान लेता है, अगर ये थोड़ा फास्ट होता, ठीक है, ये जो प्रोग्राम था अगर ये थोड़ा फास्ट होता, ठीक है, और इसके इस जोन में एंटर करते ही अगर वो डिटेक्ट कर देता, तो यहाँ पे, यहाँ डिटेक्शन जैसे ही होता वैसे ही यहाँ पे जो भी मिसाइल होती है बॉर्डर के इस पार, वैसे वो एक्टिव होती और इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती। बट ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कि वो डिटेक्ट करे,
यहाँ पे ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था और ये मिसाइल जो थी वो फालतू में निकली। क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया? मैंने रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश की। क्या आप लोग को समझ में आया ये एग्जाम्पल कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या क्या हुआ एक्चुअली अमेजोन के साथ? ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ना एआई में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ऑटो इनेबलिंग हर चीज जो होती है वो ऑटोमेटिक होने लगी है, ठीक है। बट ऑटोमेटिक करने के लिए भी तो मेरे पास कुछ ना कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रोग्राम्स मुझे लिखने पड़ेंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मुझे तो लिखने ही पड़ेंगे। अब इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मुझे इस वे में लिखना है, पहला कि ये तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी कि हम कोई कोड क्यों लिख रहे होते हैं, हम एज अ प्रोग्रामर हम कोड इसी वजह से लिखते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। हम कभी भी ऐसा कोड नहीं लिखते जो कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व कर रही हो। अगर मैं सिंपल a+b का कोड भी लिख रही हूँ तो वो एक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रही है, दो नंबर्स को ऐड करने का। तो हमें ये पता है कि कभी भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, जो कि भाई होता है प्रोग्राम होता है, तो पहला एम तो उसका ये होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बट क्या उसका सिर्फ यही एम होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे? ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, ये प्रॉब्लम को, ये ऑटो डिटेक्शन फीचर जो यहाँ पे इनके थ्रू लगाया गया था वो सॉल्व तो कर रहा था प्रॉब्लम की, ऑटो डिटेक्ट कर ले। बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है, एक्यूरेट हो। बट एक्यूरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो थोड़ा फास्ट काम करे, उसकी जो स्पीड हो ना, उसकी जो स्पीड हो वो हाई हो। वो बहुत धीरे अगर काम करेगा तो कोई मतलब नहीं है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कितना एक्यूरेट वैल्यू देता है। जो स्टार इसका है, इसका जो शो स्टॉपर है वो कौन है कि इसका, इस प्रोग्राम का जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इसका फास्ट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये सेम प्रॉब्लम, अगर ये मुझे बहुत अच्छे से एक क्विक वे में मुझे इसका आउटपुट दे रहा है तो हो सकता था कि अमेजोन बच गया होता, इसका डेटा सेंटर जो था वो बच गया होता, ठीक है। अब यहाँ पे आता क्या है कि मैं ये जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, ये जो हम कोड्स हम लिखते हैं, इनको मैं फास्ट यानी इनकी जो स्पीड है वो मैं कैसे नापूं और मैं इनको कैसे और ऑप्टिमाइज तरीके से लिखूं, ठीक है, और ऑप्टिमाइज वे में कैसे लिखूं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है, देखो, ऑप्टिमाइज इन सेंस कि गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंडर, गिवन कंस्ट्रेंट्स, अभी मैं इसका कंस्ट्रेंट्स का मतलब भी समझाऊंगी। गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंडर ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना फास्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, अच्छा या फास्ट परफॉर्म करता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच से लेके समझाती हूँ। मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा ही प्रोग्राम चाहिए जो फास्ट हो। तो फास्ट प्रोग्राम लिखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्लो प्रोग्राम लिखो, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्टिमल प्रोग्राम लिखना जो है वो पहली बार में नहीं हो पाता। जो हम कहते हैं ना कि अरे ये थोड़ा बहुत धीरे चल रहा है, इसको थोड़ा और फास्ट बनाना है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें, तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मिली सेकेंड्स या कुछ बहुत ही नैनो सेकेंड्स लग रहे होते हैं। बट ये जो मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स होते हैं ना, ये भी काफी बड़े होते हैं। इनका भी देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अगर बूंद जो है वो छोटी छोटी बूंदें होंगी तो घड़ा देर में भरेगा, अगर बड़ी बड़ी बूंदें होंगी तो घड़ा जल्दी भरेगा। तो बूंद भी मैटर करती है, ठीक। तो मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड कंप्यूटर की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर स्पीड तभी पकड़ पाता है जब वो इनमें एक्यूरेट हो, इनमें फास्ट काम करे। तो अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोग्राम को फास्ट बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को स्पीड देने के लिए, एक ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए सबसे पहले मुझे स्लो प्रोग्राम लिखना होता है। फिर उसको एनालाइज करके कि उसमें क्या चीजें मैं हटाऊं, क्या चीजें मैं बढ़ाऊं,
फिर और कौन सा नया अप्रोच में लाऊं और फिर मैं उसको फास्ट बनाती हूँ। अब ये जो फास्ट है स्लो है, ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई कोड फास्ट है या स्लो है? हम नापते कैसे हैं किसी प्रोग्राम को? ठीक, हमें ये समझना है कि आखिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये चीज क्या है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आखिर में है क्या? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम जो है, एक प्रोग्राम जो है वो कितना, वो स्पेलिंग हिंदी में मात्रा गलत हो जाएगी, ठीक है, वो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है एक मशीन पर? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि मैंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखती हूँ, और मैं एक मशीन है, ठीक है, एक एक मशीन है जिसमें मैं क्या करती हूँ, मैं इस प्रोग्राम को चला देती हूँ। ठीक, ये मेरा है विंडोज। ठीक, मैंने कहा इस प्रोग्राम को विंडोज में चलाओ। अब इस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, इसको पूरा इस विंडोज में एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 2 मिली सेकेंड लग रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने यही सेम प्रोग्राम जो है मैंने एक बहुत अच्छे मैक पे चला दिया। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छे मैक पे चला दिया। ये इसके कीबोर्ड्स है मैक के, ठीक है, और ये उसका एप्पल है। हाँ, अच्छा बनाई हूँ यार। ठीक, अब मैंने जब ये सेम प्रोग्राम मैक पे चला दिया, ठीक, तो ये कितना टाइम लग रहा है? यही सेम प्रोग्राम जो है वो 1 मिली सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब क्या है? अरे, मैंने प्रोग्राम वही लिखा, बस अलग अलग डिवाइस पे वो अलग अलग टाइमिंग ले रहा है। तो क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि हाउ मच टाइम डज अ मशीन टेक्स टू एग्जीक्यूट दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम? क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कुछ यही होता है? बताओ बताओ। अरे तुमने तुरंत जवाब दिया करो, एकदम चुप बैठ जाते हो। नहीं पता तो फिर बताओ, ऐसे नहीं। आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तो मैं बताऊंगी ना। ठीक है, तो देखो, मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि ये मैंने एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा, वही सेम कोड मैंने विंडोज पे चलाया और उसने 2 मिली सेकेंड लिए। ठीक है, वही सेम कोड मैं एक मैक ओएस में चलाती हूँ और वो 1 सेकेंड लेता है। मान लो मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर होता, मैक ओएस से भी बहुत फास्ट कंप्यूटर, मतलब उसमें तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सुपर कंप्यूटर होता, इसमें, थैंक यू, हाँ हाँ, सॉरी, मैं, मेरा चमचा जो था वो पिछले 1-2 हफ्ते से, मतलब मेरा जो वो स्पून होता है पकाने वाला, वो पिछले 1-2 हफ्ते से सबके कमरों में घूम रहा है, मेरे कमरे में वापस नहीं आ रहा। बस अब आया जा करके, इसकी भी खबर लूंगी मैं पहले, क्लास खत्म हो जाए फिर। ठीक है, तो अब देखो वापस आते हैं। एक तो मैंने गेट नहीं बंद किया, रुक जाओ रुक जाओ, गेट बंद करके आती हूँ। थोड़ा थोड़ा खलबली मचता रहता है यार, ये हॉस्टल है। तो देखो मैंने क्या बोला कि मैंने जब, मैम के डिवाइस प्रोसेसर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेशन है क्या कोई, यही बताना है विष्णु मुझे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम इसी, यही चीज हम समझ रहे हैं। ठीक है, यही चीज हम समझ रहे हैं अभी। ठीक, देखो, जब मैंने ये प्रोग्राम जो था, मैंने जब वो विंडोज पे चलाया तो उसने 2 सेकेंड लिया, मैक पे चलाया 1 मिली सेकेंड लगा। ठीक है, 2 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। अब यही सेम जो प्रोग्राम है मैंने एक सुपर कंप्यूटर पे चलाया। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर, और इसने लिया मुश्किल से 0.25 मिली सेकेंड। तो कौन सा डिवाइस मेरे लिए ज्यादा फास्ट है? ये वाला। बट बट
क्या आपको इन पूरे एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आ रहा है कि हम इस प्रोग्राम की स्पीड नहीं नाप रहे हैं, हम नाप रहे हैं इस विंडोज की स्पीड, इस मैक की स्पीड, हम इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड नाप रहे हैं। मैंने बोला कि अगर अगर इनका ये थे, ठीक है, अगर इनका ये जो सेंसर होता, इसका जो प्रोग्राम होता, अगर वो फास्ट होता तो शायद ये बच सकते थे। बट यहाँ मैं कर क्या रही हूँ, जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग को समझा रही हूँ तो मैंने कहा मैंने ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स कुछ लिखे, ये सेट ऑफ मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे और मैंने इसको विंडोज पे चलाया। जब मैंने इनको विंडोज पे चलाया तो इसने 2 मिली सेकेंड लिया। मैंने इसी सेम कोड को जब मैंने इस पे मैक पे चलाया 1 सेकेंड लिया। जब मैंने सुपर कंप्यूटर पे चलाया तो ये 0.25 मिली ले रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि किसी प्रोग्राम को विंडोज पे कितना टाइम लग रहा है, मैक पे कितना टाइम लग रहा है, सुपर कंप्यूटर पे कितना टाइम लग रहा है। इससे मुझे प्रोग्राम का जो स्पीड है वो प्रोग्राम का जो स्पीड है वो नहीं पता चल रहा, मुझे इससे मशीन की स्पीड पता चल रही है। बट क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि टाइम टेकन बाय अ कोड टू रन? नहीं, यहाँ पे हम वही एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको आप लोग को बताऊं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले क्या होता है, से पहले हमें क्या नहीं होता है वो जानना चाहिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल्स टू टाइम टेकन टू रन द प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर होता क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है इनपुट पे, कि मैं कितना बड़ा इनपुट दे रही हूं तो मेरा आउटपुट कैसे आ रहा है। मेरे आउटपुट और इनपुट के बीच में जो वेरिएशन है वो मुझे बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कभी भी सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो विष्णु ने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसका कोई प्रोसेसर से रिलेशन होता है, नहीं होता, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है बेटा वो होता है मशीन के अंदर। और अगर मैं इंडिविजुअल एक प्रोग्राम की बात करूं तो एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बिल्कुल नहीं होती कि वो मशीन में कितना टाइम ले रहा है, वो इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग है ये मैटर करता है। तो मैंने अभी एक बात बोली कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये मैं कभी भी सेकेंड्स, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, फलाना ढिमकाना में कंपेयर नहीं करती, ना मैं इनको इसमें नापती हूँ। तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नापती किस में हूँ? मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो नोटेशन यूज करती हूँ, नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोशन से ज्यादा प्यार हो गया मुझे। नोटेशन मतलब किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं किस तरीके से डिनोट करती हूँ, कौन सी तरीके से लिख के डिनोट करती हूँ, उसको मैं कहती हूँ बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नापने का तरीका होता है जिसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखती हूँ, उस तरीके को मैं कहती हूँ बिग ओ नोटेशन। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? पहली बात कि कभी भी अगर मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो मेरा फास्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोग्राम मेरा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी डिवाइस पे कितना तेज रन कर रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मेरा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है रन होने में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, ठीक है, इसको अब आप लोग अपने दिमाग में छाप लेना,
इसको मैं और अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन करूंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द रेट एट विच, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, द रेट एट विच द टाइम टेकन increases with respect to input size। ठीक है, मैंने बोला था कि मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड होता है इनपुट से। ये जो इनपुट साइज होती है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है। तो ये एक रेट है, रेट, ठीक है, एक वेरिए मतलब कह लो, रेट का कैसे एग्जांपल दूं, जैसे इनपुट साइज पे मेरा, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं बात करती हूँ एक ओल्ड, एक एक विंडोज लैपटॉप की, ठीक है, एक विंडोज लैपटॉप की मैं बात करती हूँ, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि मानो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया, सिंपल सा ग्राफ, ठीक। जब मैंने ये मेरा इनपुट साइज है, यहाँ पे मैं इनपुट साइज दूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट साइज दूंगी, इनपुट साइज क्या होता है वो भी समझाऊंगी, और यहाँ पे टाइम कितना लगता है वो बताऊंगी, ठीक है, इनपुट साइज और टाइम टेकन, ठीक। अगर मानो मेरा जो इनपुट साइज है, जैसे मैंने कहा, एक जब मैं फॉर लूप लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखती हूँ, फॉर इंट i is equals to 0, i less than 5 या less than n। तो यहाँ पे मेरा इनपुट साइज क्या है, n है। मैं अगर मैं लेस देन 5 लिखती तो इनपुट साइज मेरा कितना होता, 5, ठीक है, 5 बार में इनपुट, 5 इनपुट साइज है मेरा, ठीक है। अगर मैं लेस देन n लिख रही हूँ तो n इनपुट साइज है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इनपुट साइज का मतलब जो है वो समझ में आ गया। तो अब मैं देखती हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है। मुझे ये तो पता चल गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द टाइम टेकन टू रन अ कोड, इट इज द रेट एट विच टाइम टेकन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। तो मैंने पहले क्या बोला, मानो मेरा इनपुट साइज 10 है तो 1 मिली सेकेंड लग रहा है। अगर मेरा इनपुट साइज 20 है तो मुझे 2 मिली सेकेंड लग रहा है। अगर मेरा इनपुट साइज 30 है तो मुझे 3 मिली सेकेंड लग रहा है, ठीक है। ये मेरा विंडोज 1 था, ठीक है, एक प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला प्रोग्राम था, ठीक। अब प्रोग्राम नंबर 1, अगर मैं दूसरे प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2 की बात करूं, तो मैंने क्या बोला कि सेम मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरा हो गया इनपुट साइज, ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया इनपुट साइज, और यहाँ पे मेरा हो गया टाइम टेकन, ठीक। पहले मैं इसका ग्राफ बना लेती हूँ। मैंने कहा कि जब मैंने 10 इनपुट साइज था तो मुझे 1 मिली सेकेंड लग रहा था। जब मैंने बोला मेरा 20 इनपुट साइज था तो मुझे 2 मिली सेकेंड लग रहा था। जब मैंने बोला मेरा 30 इनपुट साइज था तो मुझे 30 मिली सेकेंड लगा। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, लीनियर ग्राफ है, ठीक, लीनियर ग्राफ है। अब यही सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ लूँ और मैं कहूँ कि अगर मैं 10 इनपुट साइज ले रही हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, 2 मिली सेकेंड लग रहा है। अगर मैं 20 ले रही हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, 4 मिली सेकेंड लग रहा है। अगर मैं 30 इनपुट साइज ले रही हूँ तो कितना लग रहा है, 6 मिली सेकेंड लग रहा है। तो इन दोनों ग्राफ्स में से या इन दोनों प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम ज्यादा फास्ट है, प्रोग्राम नंबर 1 या प्रोग्राम नंबर 2? क्योंकि प्रोग्राम नंबर 1 में जब मैंने 10 इनपुट साइज लिया तो 1 ही मिली सेकेंड लग रहा है, बट वही अगर इनपुट साइज में प्रोग्राम नंबर 2 में ले रही हूँ तो मुझे 2 मिली सेकेंड लग रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है और इसका जो रेट ऑफ चेंज है, ये जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, हम मैथ्स के स्टूडेंट है, हमने ये पढ़ा है कि ये जो होता है थीटा, यही होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दिस थीटा इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच
योर टाइम टेकन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। अब फर्स्ट प्रोग्राम में से और सेकंड प्रोग्राम में से मुझे बताओ कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट वाला अच्छा है या सेकंड वाला अच्छा है? फर्स्ट वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है वो इनपुट साइज जितना है उसमें, मतलब 10 इनपुट साइज में वो एक ही ले रहा है, ठीक है। बट 20 अगर 10 दूसरे प्रोग्राम में वो डबल ले रहा है, डबल सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता कि मैं कौन से डिवाइस पे इसको चला रही हूँ, प्रोसेसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इन सब से मुझे घंटा मतलब नहीं है। मुझे बस इतना मतलब है कि जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा टाइम कितना बढ़ रहा है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है ये बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया? क्या आप लोग को इस अच्छे समझ में आया? कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट है? ख्याति, दीपांशी, विष्णु, कोई डाउट अभी तक? नहीं? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि इनका जो प्रोग्राम था वो स्लो था, क्योंकि इन मतलब कि इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो अच्छा नहीं था, ज्यादा आ रही थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, इन्होंने एक अच्छा कोड नहीं लिखा था, इस वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब पता नहीं यही सेम रीजन है या नहीं है, जो भी है, बट कांड तो कर दिया ईरान वालों ने, अब भुगतेंगे ही, वॉट एवर। ठीक है, तो यहां से मुझे ये चीज जो है वो समझ में आ गई। अब मुझे क्या देखना है, पहले हमने देखा कि ये सिनेरियो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी, इनका प्रोग्राम बहुत स्लो था। वो कौन सा ऐड आता है, तेरा साबुन स्लो है क्या करके कुछ ऐसे ऐड आता था ना। हाँ, कुछ तो ऐसा ही ऐड आता था, तेरा साबुन स्लो है क्या, पता नहीं यार मुझे, था शायद यही कुछ था। ठीक है, कुछ तो ऐसा ही था, अब पता नहीं मेरे। बंटी, हाँ वो लाइफ बॉय का ऐड, लाइफ बॉय का ऐड, वो जर्म्स मारने में ना बहुत स्लो था। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो मतलब वही है कि इनका जो ये प्रोग्राम था ना, जो इनका साबुन था वो काफी स्लो था, इस वजह से ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे घुस रहे थे ना उसको मार नहीं पाए। खैर, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ तो यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई, एक ऑप्टिमल, एक अच्छा प्रोग्राम लिखने की इंपॉर्टेंस। अगर मैंने एक ऑप्टिमल प्रोग्राम, एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिखा तो मेरा जो जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी, बट वो स्पीड नहीं लेगी। हो सकता है कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ बट नहीं हो रहा, जैसे मान लो कोई आदमी वो आईसीयू में भर्ती है, ठीक है। अरे यार, मैं ना ये घर वालों से तंग आ चुकी हूँ, एक तो कभी कभी, आराम से बात करूंगी अब। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे एक ऑप्टिमल तरीका जो है वो लिखने आना चाहिए। एक तो पहली बात, रुको मैं ना थोड़ा काम करती, रुक जाओ, ये व्हाट्सएप को ही लॉग आउट मार देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओहो, मैं ये भी नहीं कर सकती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऑन है। छोड़ो, अब कोई करेगा तो करे। मैं बता चुकी हूँ मैं क्लास लेती हूँ, फिर भी मुझे फोन करते रहते हैं सब लोग। ठीक है चलो, ओके। तो हाँ, क्या ही कर सकती हूँ यार, रुको फोन में ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। मार दिया लॉग आउट व्हाट्सएप को ही लैपटॉप में से, अब कोई नहीं कर सकता फोन। ठीक है,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि हमें जो भी प्रोग्राम लिखना होता है वो हमें फास्ट लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या पता चली कि साबुन कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कीटाणु नहीं मर पाते। ठीक है, अब मुझे एक चीज और पता चल गई कि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द टाइम टेकन बाय अ प्रोग्राम टू रन। वो क्या होता है कि जैसे जैसे मेरा इनपुट चेंज होता है, मेरे इनपुट साइज में जो चेंजेस होते हैं उस हिसाब से मेरा टाइम कैसे चेंज हो रहा है, उनका जो रिलेशन होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है, अगर मैं ग्राफिकली बोलूं तो वो होता है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द रेट एट विच टाइम टेकन इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नोट की वो डेफिनेशन। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्रेजेंटेड इन बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन, जो कि बेसिकली क्या होता है, ये होता है मेरा बिग ओ नोटेशन। ठीक, एक तरह का लिख, देखो इसको ना बहुत ओवर थिंक मत करना कभी। अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ ना तो तुम वही चीज समझो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। बिग ओ नोटेशन, देखो नोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम ना लिखते कौन से नोटेशन में, हम ऐसे लिखते हैं 1+2 = 3। बट अभी जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे और आप जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक रिवर्स्ड पॉलिश नोटेशन भी होती है। ठीक है, रिवर्स्ड पॉलिश नोटेशन भी होती है। अब ये नोटेशन क्या होता है, नोटेशन मतलब इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। क्या होता है बेसिकली, अगर आप कंप्यूटर की भाषा में समझो तो कंप्यूटर पहले क्या करेगा, उसको ये पता है, कंप्यूटर है बेवकूफ, उसको चाहिए पहले दो नंबर, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा इन दोनों नंबर में एडिशन करना है। तो वो कैसे लिखता है पता है इसको, ये इसको नहीं, इसको कैसे लिखता है, 1+2 को पहले वो 1 लेगा, फिर वो 2 लेगा, फिर वो ऐड करेगा उनको। तो ये होता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम लोग को अभी बता दिया। ठीक है, तो नोटेशन इज नथिंग बट अ वे ऑफ राइटिंग समथिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड नोटेशन। तो यहाँ पे रिवर्स पॉलिश नोटेशन, चलो अभी तुम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे भी तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यही होता है, खैर होता यही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, आई वी डू नॉट राइट, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड। हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बिग ओ नोटेशन, जिसमें कुछ नहीं होता, बस ये ओ होता है, बड़ा सा ओ, उसके पास एक ब्रैकेट होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर ही कुछ ना कुछ लिखना होता है हमें। ठीक है, अब आते हैं कि एक किसी कोड को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, हमें ये समझ में आ गया कि वो होता क्या है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा एक फॉर लूप है, जहाँ इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एस आउट करवा दिया, किसका नाम लूँ, ख्याति का ले लेती हूँ, ख्याति के एच ले लेती हूँ, दीपांशी का डी आई ले लेती हूँ और विष्णु का वी आई ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा नाम है वैसे, तो रखा जा सकता है किसी का आगे जा करके। ठीक है, तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए यार, सबके नाम का 2-2 लेटर मैंने ले लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 है, 3 जैसा लग रहा है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, मैंने बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कितना मेरा कोड जो होता है वो इनपुट साइज उसका कितना होता है। यहाँ मुझे इतना समझ आ रहा है कि मेरा इनपुट साइज जो है वो 5 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो सकती है, बिग ऑफ 5 हो सकती है, बिग ऑफ ओ, बिग ओ 5। ठीक, बट हम एक बार इसको ना स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसमें कितनी बार काम हो रहा है एक बार देखो। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कितना काम हो रहा है ये देखो एक बार। पहले आई जो है वो 1 होगा, फिर कंडीशन जो है वो मेरी चेक होगी, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा,
फिर वापस मेरी कंडीशन चेक होगी, नहीं फिर मेरा इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक, और फिर मेरा जो ये है एस आउट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है? पहला कि i इज इक्वल टू 1, फिर दूसरा कंडीशन चेक, तीसरा तीसरा क्या होगा? एस आउट, चौथा क्या होगा? i प्लस प्लस होगा, फिर क्या होगा? फिर मेरा कंडीशन चेक होगा, फिर क्या होगा? एस आउट होगा, i प्लस प्लस होगा, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ टाइम जो है वो, मतलब काइंड ऑफ ये नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसमें मेरा प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है मेरे इनपुट साइज पे, तो इनपुट साइज को मैं कुछ ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मेरा प्रोग्राम कितने स्टेप्स में काम कर रहा है, जितने स्टेप्स में वो काम करेगा उतना टाइम वो लेगा। यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल स्टेप्स में काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। देखो, मैंने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो डिपेंड करती, वो क्या होता है? रेट एट विच योर टाइम टेकन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। अब अगर मैं इनपुट साइज की बात करूं तो इनपुट साइज इज समथिंग दैट यू कैन से कि कितने स्टेप्स लगेंगे। अब जितने स्टेप्स लगेंगे तुम्हें उतना ही तो टाइम लगेगा ना, हर स्टेप के लिए तुम्हें कुछ टाइम लगेगा, तो तुम्हें बेसिकली जितने नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हारे लगेंगे उतना ही तो तुम्हारा लगभग टाइम लगेगा। बट अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करने लगी कि कितने मेरे स्टेप्स होंगे, तब तो मुझे जमाना बीत जाएगा, मैं कैलकुलेट करते करते परेशान हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कितना स्टेप लगा है। तो इसके लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी कैलकुलेट करनी होती है तो हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। हर जगह जाओ रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है ऑलवेज कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, और एवरेज केस सिनेरियो, 3 सिनेरियोज होते हैं मेरे पास, वो तीनों सिनेरियो आपको समझाऊंगी। दूसरा क्या होता है कि मुझे अवॉइड करने होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि मुझे हमेशा अवॉइड करनी होती है लोअर वैल्यूज, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूं, ठीक, अगर मैं इस कोड के बारे में देखती हूँ, हो क्या हो गया, हाँ, अगर मैं इस कोड के बारे में देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एस आउट है और ये जो आई है वो कितनी बार होगा? ठीक, देखो एक बार, सबसे पहले क्या होगा? देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक, फिर हम चेक कर रहे हैं, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। क्या यही 3 ऑपरेशन मेरे पास हो रहा है? इंक्रीमेंट, ओ इंक्रीमेंट हो रहा है, अरे यार, इंक्रीमेंट हो रहा है, चेक हो रहा है और प्रिंट हो रहा है। इस फॉर लूप के अंदर क्या यही 3 ऑपरेशंस हो रहा है? पहले मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर मेरा चेक हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है। इंक्रीमेंट चेक प्रिंट, इंक्रीमेंट चेक प्रिंट, जब तक ये जो है वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक इंक्रीमेंट चेक प्रिंट, इंक्रीमेंट चेक प्रिंट। क्या यही 3 ऑपरेशन हो रहे हैं मेरे इस कोड में? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ में? तो क्या मेरे इस प्रोग्राम में यही 3 ऑपरेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट चेक और प्रिंट? इसको अभी के लिए भूल जाओ, ये तो मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने गिनवा दिया, बट मैं तो इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ ना। बट पहले मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, प्रिंट जब हो जा रहा है तो वापस इंक्रीमेंट हो रहा है, चेक हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो
ये तीन जो है ये मेरे प्राइमरी ऑपरेशंस हो गए जो परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑपरेशंस कब तक होंगे, कितनी बार होंगे, ये 5 बार होंगे। जब तक 5 तक, मतलब जब तक आई जो है वो 5 को पार ना कर जाए, 6 ना हो जाए, तब तक। तो ये ऑपरेशंस मेरे कितने बार हो रहे हैं, ये ऑपरेशंस मेरे 5 बार हो रहे हैं। 5 बार हो रहे हैं, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे पास 15 ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? बेसिकली पहले i इज इक्वल्स टू 1 हो रहा था तो भी मेरा चेक, भले ही चेक नहीं हो रहा था, चेक तो हो रहा था, बट फिर प्रिंट हो जा रहा था। ठीक, पहला ऑपरेशन ये हो गया। फिर जैसे ही i मेरा 2 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, फिर चेक हुआ, फिर प्रिंट हुआ, तो 3 ऑपरेशन फिर भी हो रहे थे। i मेरा 3 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ, 4 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ, 5 हुआ, इंक्रीमेंट भी हुआ, चेक भी हुआ, प्रिंट भी हुआ। तो हर बार, हर स्टेप के लिए मेरे पास 3 ऑपरेशंस हैं, मतलब कुल टोटल मेरे 15 ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड की, वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 15 हो जाएगी। क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की बिग O ऑफ 15 हो जाएगी? बिग O ऑफ 5 नहीं होगी, क्योंकि 5 जो है वो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं है। मेरे जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे उतना मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के चलती। मैंने देखा 5 बार 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब कुल टोटल 15 ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या दीपांशी और ख्याति को भी ये चीज समझ में आई? क्या आप लोगों को भी समझ में आई? ठीक है, ठीक है। चला गया, रुक जाओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं, पहला, ऑलवेज कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस सिनेरियो। इसको मैं आप लोगों को वापस से एक रियल लाइफ एग्जांपल ही लेकर के चलती हूँ। ठीक है, मानो आपको, रुको थोड़ा सोचने दो, मानो आपको कोई बोलता है कि यार तुम अभी बीटेक कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो तुम, ठीक है, तुम अपना, तुम्हारे पास मान लो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अपने रेज्यूमे में तुम्हारे पास ये रेज्यूमे है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे पास अच्छे 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 प्रोजेक्ट्स हैं जो तुमने अपने 11th-12th में ही बना लिया था, क्योंकि तुम काफी पैशनेट थे बीटेक को लेकर के, कंप्यूटर साइंस को लेकर के। ठीक है, बट अभी तुम फर्स्ट ईयर में आए हो और तुमसे कोई कहता है कि यार एक काम कर, तू काफी टैलेंटेड है, तू किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, तुझे इंटर्नशिप जो है वो मिल जाएंगी और तुझे जॉब वगैरह के भी ऑफर्स आ सकते हैं। अगर तू अभी से अपने स्किल पे काम करेगा तो ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। पर तुमने सोचा कि यार अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं आता, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। तो फिर वो इंसान बोलता है कि देख, तू अप्लाई कर दे, बहुत बुरा क्या होगा, सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा कि तू सेलेक्ट ही नहीं होगा, तेरा रेज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाएगा, इससे बुरा कुछ हो सकता है? तो अपने आप को तू इस सिचुएशन में जो है वो रेडी कर ले। चलो इससे भी अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लो, ठीक है, लड़कियों को कोई लड़का पसंद है हॉस्टल में, इस कॉलेज में, और लड़के को, मतलब विष्णु को कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, और अब 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, तुम्हें 2 सेमेस्टर से वो बहुत पसंद है, वो जो इंसान है तुम लोग को बहुत पसंद आ रहा है, तुम्हारा क्लासमेट ही है मान लो। अब तुमने अपने दोस्त से ये बात शेयर की, अब वो तुम्हें क्या समझाता है कि जा कन्फेस कर दे। दीपांशी ख्याति को भी बोलता है और वो उसको भी बोलता है, विष्णु तुमको भी बोलता है। अब सबसे ज्यादा वर्स्ट केस क्या होगा कि वो तुम्हारे मुंह पे झापड़ मार देगा या मार देगी, वो लड़के तो नहीं मारते, बट वो, मतलब बेसिकली तुम्हें वो एक्सेप्ट, वो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाएगा, मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है वो इंसान नहीं समझ सकता, इस वजह से वो तुम्हें मना कर देगा। तुम काफी कीमती हो, तो सब कोई तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था तुम्हारे लिए, तो वो इनकार कर देता है।
ये तुम्हारा वर्स्ट केस हुआ। ठीक, 3 केसेस होता है, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं। अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि उस इंसान को आपकी जो कीमत है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है, वो समझ में नहीं आएगी। और फिर आपके बीच में, आप अगर अच्छे फ्रेंड्स भी हो तो आपके बीच में जो बातें हैं, ठीक है, वो बातें जो है वो बातें बंद हो जाएंगी। अगर मैं एवरेज केस की बात करूं तो तुम गए, तुमने बात करी और उसने क्या बोल दिया कि सॉरी, वी कैन नॉट बी दिस बट वी कैन बी गुड फ्रेंड्स जैसे अभी हम हैं। ठीक है, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स जैसे अभी हम हैं। तो ये तुम्हारा एवरेज केस हो गया। बेस्ट केस क्या होगा, तुम गए ना, तुम गई, तुमने कहा कि मुझे तुम पसंद हो, सामने वाला इंसान कहता है यार मैं भी तुमसे कितने दिनों से यही बात करना चाहता था, क्या चाहती थी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ या बहुत पसंद करता हूँ। ये तुम्हारे लिए हो गया बेस्ट केस। अगर मैं अब इसको प्रोग्रामिंग के टर्म्स में समझाऊं, मान लो ठीक है, मैं एक इफ एल्स लिखती हूँ, एक लूप लिखती हूँ। मैंने लिखा कि इफ मार्क्स इज लेस देन 20, ठीक, तो एस आउट कर दो ग्रेड डी। एल्स इफ अगर मेरे मार्क्स जो है वो लेस देन 65 है तो एस आउट कर दो ग्रेड ए बी सी सी। अगर एल्स इफ मेरे मार्क्स जो है वो लेस देन 95 है तो एस आउट कर दो ग्रेड बी। ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम तो भगवान न करे कभी किसी कहीं पे भी हो कि 95 पा करके भी तुम मतलब 94 भी पा करके तुम ग्रेड बी में ही हो। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम एस आउट क्या कर दो, एस आउट कर दो ग्रेड ए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बेस्ट केस सिनेरियो की बात करूं, बेस्ट केस क्या होगा, अगर तुम्हारा मार्क्स जो है, अगर मार्क्स की वैल्यू जो है वो 12 हो गई, तो क्या होगा अगर मार्क्स की वैल्यू 12 हो गई तो पहले आएगा इफ मार्क्स इज लेस देन 25, ये कंडीशन चेक हो गया, ग्रेड डी प्रिंट हो गया, आगे नीचे का कोई कोड भी नहीं चलेगा, तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हारा एकदम बेस्ट सिनेरियो था, बेस्ट केस, ये तुम्हारा था बेस्ट केस। ठीक है, अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं, अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो तुम्हारा जो मार्क्स था वो था 97, ये तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो था। क्या हुआ, यहां पे हम आए लेस देन 25, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना गधा नहीं हूं, ठीक है, नीचे आए लेस देन 65, ना 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 ना, मार्क्स लेस देन 95, 2 नंबर ज्यादा है मेरे, फिर तुम लोग आए नीचे, तो ये सारा का सारा चेक करना पड़ा, फिर तुम नीचे आए हो, तुम्हें हर कंडीशन देखनी पड़ी, फिर लास्ट में तुम्हारा 97 हुआ। ये था तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हारा 12 नंबर होता तो तुम्हें पहले ही मिल गया होता, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ता, बट 97 नंबर थे तो तुम्हें एकदम नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक आना पड़ा। ये था तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो इस पर्टिकुलर कोड में। एवरेज केस क्या होता है, एवरेज केस इज नथिंग। अगर मैं एवरेज केस के बारे में लोग कभी ज़्यादा बात नहीं करते, हम बेस्ट केस के भी बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम हमेशा वर्स्ट केस के लिए कोड लिखते हैं, क्योंकि अगर मेरा कोड एकदम वर्स्ट केस में भी अच्छा काम कर गया तो वो बेस्ट केस में, एवरेज केस में तो कर ही लेगा। तो एवरेज केस क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा बेस्ट केस प्लस वर्स्ट केस अपॉन 2। ठीक है, सिंपल सा होता है ये, कुछ इसमें करना ही नहीं है, हमें समझना है इस वर्स्ट केस की इंपॉर्टेंस।
तो क्या यहाँ से ये समझ में आया कि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में कोड क्यों लिखना चाहिए, हमें बेस्ट केस या एवरेज केस सिनेरियो में कोड क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर मैंने वर्स्ट केस में लिख दिया तो ये सारे जो केसेस है, बेस्ट केस, एवरेज केस, फलाना ढिमकाना केस, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएंगे। मुझे सबसे जो निहायती बेकार हो सकता है वो सोच करके प्रिपेयर कर लो अपने आप को। अच्छी चीजें होंगी तब तो ठीक, अच्छी बात है। अगर अच्छी चीज सोच के बैठी हो और एकदम बेकार हो गया तब तो दुख की बात है। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आया ये? क्या आप लोग को ये समझ में आया? ठीक, अब अगर मैं इसके बारे में बोलूं, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा था, बिग ओ ऑफ 15, जो कि बेसिकली क्या था, बिग ओ ऑफ 5 इंटू 3। ये 5 क्या था, ये 5 था कि कितनी बार कंडीशन, मतलब बेसिकली मेरा, और 3 क्या था कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जो है मेरे वो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे हो रहे हैं। अगर यहीं पे इस 5 को 5 ना होकर के n होता, ठीक है, लेस देन n, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कैसी दिखती, बिग ओ ऑफ 3n, है कि नहीं? क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होती, बिग ओ ऑफ 3n? ठीक, ठीक है, थम्स अप गाइस। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 5 थी, ठीक, अब मैंने क्या किया, लेस देन n कर दिया, तो कुछ नहीं, मेरी जो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है वो बिग ओ ऑफ 3n हो चुकी है। ठीक है, अब यहीं पे मैंने बोला कि आप लोगों को ये वाले जो सिनेरियोज हैं इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, मुझे कॉन्स्टेंट्स को अवॉइड करना है। ठीक, पहले इसको समझते हैं। मैंने ये देख लिया कि ऑलवेज कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, ये हमें समझ में आ गया कि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कंप्यूट करनी चाहिए। दूसरा लिखा है अवॉइड कॉन्स्टेंट्स। ये जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये 3 कांस्टेंट है। अगर मानो मेरी n की वैल्यू, अगर मेरी n की वैल्यू, अभी यहीं से मुझे इसी अवॉइड कांस्टेंट और अवॉइड लोअर केस वाला जो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये मुझे इसी एग्जांपल जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि, ऐसा बोलती हूँ, ठीक है, एक कोड लिखती हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिखा फॉर इंट I is equals to 0, I less than n, I plus plus। ठीक है, फिर इसी के अंदर मैंने लिखा फॉर इंट j is equals to 0, j less than n, j plus plus। ठीक, अब इसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये मेरा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जिससे मुझे मतलब नहीं है। मान लो इसके अंदर कोई कांस्टेंट टाइम, मतलब कुछ भी टाइम से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल n पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, सिंपल इफ एल्स है मेरा, मान लो कुछ नहीं है, मुझे मतलब है इससे, इनसे। अब मैंने क्या कहा, मैं एनालाइज करती हूँ इस कोड को, मैं ड्राई रन करती हूँ। मैंने बोला जब मेरा i इज इक्वल टू 0 होगा तो j की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे से करके n तक जाएगी। जब मेरी i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 0 1 3 2 3, ऐसे करके ये भी n तक जाएगी। i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3, ऐसे से करके n तक जाएगी। ऐसे जब जब मेरी i की वैल्यू, जैसे मेरी i की वैल्यू लेस देन n, यानी n माइनस 1 भी ले लो या लेस देन इक्वल्स टू भी अगर ले लो, तो अगर n माइनस 1 होगी तो भी मेरी j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 ले करके n तक तो जाएगी ही, लेस देन n तक जाएगी, n माइनस 1 तक क्या जाएगी, या कुछ भी ले लो। मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि हर बार i की वैल्यू जितनी, जैसे हर i की वैल्यू के लिए n टाइम्स जो है चल रहा है, तो क्या ये n इंटू n हो गया है?
आई की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, देखो आई इज इक्वल टू 1 n टाइम्स, आई इज इक्वल टू 2 n टाइम्स, आई इज इक्वल टू 3, ऐसे करके n टाइम्स। क्या हो गया, n प्लस n प्लस n प्लस चलता रहेगा। जैसे जैसे हर आई की वैल्यू के लिए मेरे पास n टाइम्स जो ये लूप है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस इज n क्रॉस n। अगर मैं कहती हूँ 2 into 3, मतलब कि पहले वाले को भी 3 दो, दूसरे वाले को भी 3 दो, या शायद ऐसे होता है 2 into 3 यानी, हाँ 2 2 3, मतलब तुम समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, क्या ये समझ में आया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, जब मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको अवॉइड करना है कांस्टेंट्स को। एक बात बताओ, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है, इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है, मैंने इसको तो काउंट नहीं किया ना। क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये चीजें ना नेग्लिजिबल होती है। मान लो मेरी n की वैल्यू जो थी, मान लो कहीं पे मेरा जाकर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे एक कोड ले लेते हैं हम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक कोड ले लेते हैं, उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा एग्जांपल है ये, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू i और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे मेरा कुछ कोड होगा जिससे मुझे मतलब नहीं है, जिससे जो कि बिल्कुल भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे असर नहीं डाल रहा। अब ड्राई रन करते हैं। जब मैंने कहा i इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हुआ, j की वैल्यू 0 हुई, ठीक। बस j की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब मैंने i इज इक्वल्स टू 1 किया, ये था मेरा पहला स्टेप। जब मैंने i इज इक्वल्स टू 1 किया, तो j की वैल्यू मेरी 0 हुई और 1 हुई, 2 स्टेप चला। i इज इक्वल्स टू 2 करा, j की वैल्यू क्या थी, 0 1 और 2, क्योंकि 0 से लेकर के i j लेस देन इक्वल्स टू 1 i तक जा रहा है, 3 स्टेप हुआ। i इज इक्वल्स टू मेरा कितना हुआ, 3 हुआ। j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 1 2 3 तक ये जाता, ये मेरा हो गया 4 स्टेप। ऐसे ही जब मेरा i इज इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, ठीक, 2 3 से लेकर के n-1 तक। ये हो गया मेरा कौन सा स्टेप, ये मेरा nth स्टेप हो गया। जब मेरी i की वैल्यू जो थी वो n बार, नंबर यहाँ 0 स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे n हो गया। तो अगर हम इसको ऐड करें, नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर मैं ऐड करूं, तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक। क्या आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा है, दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ, ये क्या है, अरे यार इसको कुछ कुछ तो हो जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक सेकेंड, कुछ हो गया गाइस। हो गया, वापस आ गया, ठीक है। देखो ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब इस सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2,
यही होता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब फॉर्मूला हमारा यही होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2, यही होगा मेरा, n स्क्वायर बाई 2 इंटू प्लस n बाई 2, ये हो गया मेरा बिग O ऑफ n। ठीक, ये हो गया मेरा बिग O ऑफ n। अब मैंने जो ऊपर लिखा था वो ये लिखा था कि कॉन्स्टेंट्स को आप इग्नोर करो। मतलब मैं अगर इस n में से 1/2 को भी इग्नोर करती हूँ और n स्क्वायर में से भी 1/2 को इग्नोर करती हूँ, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब ये तो था मेरा ये दूसरा पॉइंट, ये तो था मेरा ये दूसरा पॉइंट, अवॉइड कॉन्स्टेंट्स, अवॉइड कॉन्स्टेंट्स। तीसरा पॉइंट है अवॉइड लोअर वैल्यूज। लोअर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मान लो अगर इस n का जो वैल्यू होता, मानो मेरे इनपुट साइज का जो वैल्यू होता वो 10 टू द पावर ऑफ 31 होता, n की वैल्यू मेरी 10 टू द पावर ऑफ 31, मतलब मेरी इतनी बड़ी इनपुट साइज होती, तो ये क्या हो जाता, बिग O ऑफ 10 टू द पावर ऑफ क्या हो जाता है ये 62, ये हो जाता क्या, ठीक है, यही होता है ना कि ऐड हो जाता है, नहीं यही होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है 10 टू द पावर ऑफ 31। इस 62 के आगे क्या ये 31 कुछ है, इतना बड़ा नंबर, उसके आगे क्या ये 10 टू द पावर ऑफ 31 कुछ है। अगर यहीं पे 10 टू द पावर ऑफ 2 होता तो ये कुछ भी नहीं होता इसके आगे, वैसे ही ये कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो ये एक तरह की क्या हो गई, ये एक तरह की लोअर वैल्यू हो गई। अगर ये रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर। इसको मैं समवेयर इस टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। अगर मेरा इनपुट साइज बहुत बड़ा हो गया तो जो लोअर वैल्यू है वो मैटर नहीं करती है। एक बार मैं वापस से पूरा समराइज कर देती हूँ मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, हो सकता है थोड़ा घौच मच गया हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी कोड को रन होने में कितना टाइम लगता है ये नहीं होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरे कोड को रन होने में कितना टाइम लग रहा है। तो रेट एट विच टाइम टेकन इंक्रीजेस या डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज, ये था मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं इनपुट साइज की बात करूं तो देखो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे उतना ही टाइम होगा। वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम जो है वो हो सकता है बढ़ सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहला एग्जांपल जो लिया मैंने वो देखा, उसमें ये देखा कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे वो मेरे कुल टोटल 15 स्टेप्स हो रहे थे, क्योंकि पहले इनिशियलाइज हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ। तो ये 3 स्टेप्स जो थे, 3 ये जो काम हो रहा है, 3 स्टेप्स जो हो रहे हैं वो 5 बार हो रहे हैं। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ 15 हो गया। अब अगर यहीं पे लेस देन 5 की जगह, लेस देन इक्वल्स टू 5 की जगह पे n होता तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 3n हो जाता। अब इसमें से ये जो वैल्यू है 3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसको हटा दूंगी, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। सिंपल टर्म्स में कुछ नहीं है इसमें। अब मैंने देखा पहला पॉइंट जो मैंने मेंशन किया कि हमेशा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को वर्स्ट केस सिनेरियो में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई कोड किसी बहुत ही गंदे सिचुएशन के लिए भी रेडी है, जैसे कोई इंसान, जैसे धुरंधर में, ठीक है, हमजा था, अब वो गया था जब पाकिस्तान में, तो वो पूरी तरीके से वर्स्ट केस के लिए था। जब भी कोई एजेंट
रॉ किसी को भेजते हैं, इंडियन एजेंट को भेजते हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी, तो वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन करके प्रिपेयर करते हैं उसको कि वो वहां पे पकड़ा सकता है और मुड़ सकता है, उसको मारा जा सकता है, उसको टॉर्चर किया जा सकता है। तो वो उनका वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो उनको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करते हैं। बाद में हमजा वापस आ गया था, वो उसका अच्छा केस था, गुड केस था, बट प्रिपेयर हमेशा किस चीज के लिए करते हैं, उन्होंने प्रोग्राम किस चीज के लिए ट्रेन किया, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए करा। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि अगर कोई भी चीज अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एग्जिस्ट कर जाती है, जो कि देखो रियल लाइफ में भी ना ये काफी ट्रू है, अगर तुम खुद को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर देते हो ना, तो तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। दूसरा मैंने देखा, अवॉइड करो कॉन्स्टेंट्स को। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बहुत बड़े समुंदर में से एक मग्गा पानी निकाल भी रही हूँ और एक मग्गा पानी ऐड भी कर दे रही हूँ, तो समुंदर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नेग्लिजिबल है वो, नेग्लिजिबल। तो मुझे क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को अवॉइड करना है। वही सेम चीज आती है तुम्हारे लोअर वैल्यूज में भी। अगर 10 टू द पावर ऑफ 62 है, 63 है, उसके आगे 10 टू द पावर ऑफ 5 32 कुछ भी नहीं है, वो बहुत अरबों खरबों में बहुत बड़ा नंबर है, तो हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे 3 रूल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के। ठीक है, क्या अभी तक यहाँ पे जो भी मैंने समझाया वो आप लोग को समझ में आया, या आप लोगों को कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे समझाओ एक बार कि नहीं अभी आप दीदी एक बार प्लीज ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, उतने अच्छे से समझ में नहीं हो पाया। बताओ बताओ। फिर अब मैं कुछ रूल्स लिखवाऊंगी, ठीक है, उन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। हालांकि वो रूल्स जो है फर्स्ट टाइम आपको मैं ऐसे लिखवा रही हूँ, मुझे पता है वो रूल्स, बस लिखवाने के लिए थोड़ा भाषा की दिक्कत हो जाती है। इतनी प्रो टीचर तो मैं हूँ नहीं कि मैं लिखवा भी दूँ, बट लिखवाती हूँ मैं। ठीक है, रूल्स अब वो पन्ना ही नहीं मिलेगा जहाँ पे मैंने पूरा प्रिपेयर करा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ नियम लिख रही हूँ, वो नियम अपने दिमाग में छाप लेना। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, ये आप लोग को हमेशा फॉलो करना है, ओवरऑल फॉलो करना है। ठीक, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं इन रूल्स को एक्सप्लेन भी करूंगी। पहला रूल क्या है कि इफ देयर आर सेपरेट लूप्स, अगर दो सेपरेट लूप्स है, सेपरेट लूप्स का मतलब नेस्टेड लूप नहीं है अगर, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है, ऐड दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड था जिसका मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, system डॉट आउट समथिंग है। फिर यहीं पे मैंने लिखा फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। ये रहा मेरा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू, ये इंडिपेंडेंट है, ये फॉर लूप और ये फॉर लूप, ये दोनों फॉर लूप इंडिपेंडेंट है। तो अगर मुझे इस पूरे प्रोग्राम की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो जाहिर सी बात है मैं मल्टीप्लाई तो नहीं ही करूंगी, क्योंकि मैंने अभी ही समझा था मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब हमारे पास नेस्टेड लूप्स होते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हर i इक्वल्स टू 0 के लिए j की वैल्यू जो थी वो 0 से लेके n तक जा रही थी, इस वजह से हमने मल्टीप्लीकेशन करा था, उसको सब में बांट दिया था। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 है तो j 0 से लेके n तक जा रहा था, i इज इक्वल टू 1 है, j 0 से लेके n तक जा रहा था। बट अगर इधर कहूं तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, जो पहला फॉर लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n हुई। जो दूसरा टाइम लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ m हुई। ये एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, तो इसका जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा पूरे प्रोग्राम का वो बिग O ऑफ n प्लस m होगा।
क्या आप लोग को ये समझ में आया कि हमने क्यों ऐड करा, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा? क्या आप लोग को ये समझ में आया? क्या हो गया भाई, तुम लोग को बोरिंग लग रही है क्या? क्या कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो? अब मैं ऐसे धक्का दूंगी तब तुम जवाब दोगे। ख्याति, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा जो रूल है वो देखते हैं कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इफ देयर आर नेस्टेड लूप्स, तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ये हमने ये हमने पहले ही देख लिया है, ये वाला रूल हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वाला भी हम जानते हैं, समझ लिया हमने। तीसरा क्या है कि इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट then the time complexity is called constant, big O of 1. ठीक है, तो if the time complexity is not dependent on the input, तब big O of 1, जिसको हम क्या कहते हैं? constant time complexity. एग्जाम्पल देखें इसका। मैंने कहा कि तुम int n इज इक्वल्स टू 5 लेते हो, ठीक है, ये तुम्हारा n की वैल्यू है। अब तुमने एक फॉर लूप लिखा, फॉर int I is equals to 0, I less than 2, I plus plus। इसमें ये जो तुम्हारा लूप है, ये जो तुम्हारा लूप है वो इस इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, ये इसका खुद अपने अपने का ही कुछ है। तो ये क्या है? ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब तुम लोग क्या बोलोगे? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ 2 है, इसको हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं और हम इसको बिग O ऑफ 1 ही लिखते हैं। ये इसका यूनिवर्सल तरीका है लिखने का, ठीक है। ये इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही तो बिग O ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा रूल क्या आता है हमारे पास? चौथा रूल क्या आता है हमारे पास? इफ द एरे साइज, हाँ चलो इसका मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ। आप सब लोगों ने वो वाला क्वेश्चन तो करा ही होगा, मैंने दिया भी था प्रैक्टिस शीट में, जहां पे आपको एक कोई नंबर दिया हुआ है 5123 और आपको इस नंबर में जितने भी आपको 5 + 1 + 2 + 3 यानी कि आपको सारे डिजिट्स का जो था वो सम निकालना था, ठीक। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने बेसिकली पहले क्या किया, इस नंबर में से मॉड्यूलो 10 करके आपने लास्ट वाला एलिमेंट निकाला, इसको सम में आपने प्लस इज इक्वल्स टू लास्ट कर दिया और फिर आपने क्या किया, इस नम को डिवाइड बाय 10 कर दिया। आपने क्या किया, इस नंबर को अब छोटा कर दिया, फिर आप बार बार यही करते जा रहे थे। नंबर एक टाइम पे आकर के, नंबर ये जो था एक टाइम पे आकर के क्या बन जा रहा था? ये नंबर 0 बन जा रहा था। आपने क्या किया, आपका जो सर्च स्पेस था, सर्च स्पेस मतलब जिस स्पेस में आप सर्च कर रहे थे वो पहले 4 नंबर था, आपने इसको रिड्यूस करके 3 नंबर कर दिया, फिर आपने इसको रिड्यूस करके 2 नंबर कर दिया, फिर आपने इसको रिड्यूस करके 1 नंबर और फिर पूरी तरीके से ये नंबर खत्म हो गया। तो आपका जो सर्च स्पेस था वो छोटा होता गया, आपने इसको आप इसको छोटा करते गए, आप इसको छोटा करते गए। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहां पे हम जो प्रॉब्लम की साइज होती है उसको डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम की साइज को हम डिक्रीज करते जाते हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ये होती है हमारी लॉग ऑफ n बेस की,
ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन बेस के। इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको बस जान लो। लॉग एन कहाँ से आया, बेस क्या है, नहीं मत जाना, इतना समझ लो कि अगर मैं अपने सर्च स्पेस को या प्रॉब्लम साइज को डिक्रीज करती जाती हूँ तो वो मेरी सबसे फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है और वो हो जाती है लॉग एन बेस के। दिस इज माय फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा हर एक प्रोग्रामर का ये सपना होता है कि जो कोड वो लिखे वो लॉग एन में लिखे। लॉग एन से भी सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, वो कांस्टेंट होती है जो कि डिपेंड ही नहीं कर रही होती है। ठीक, यहाँ पे फिर अब मैं आप लोग को मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना करके दिखा देती हूँ। सबसे फास्टेस्ट मैं कहूँ जो डिपेंड ही नहीं करती है वो होती है मेरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये डिपेंड ही नहीं करती है। इससे बड़ी होती है मेरी बिग O ऑफ लॉग एन बेस के। उससे बड़ी होती है मेरी बिग O ऑफ एन। उससे बड़ी होती है मेरी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। उससे बड़ी मेरी होती है बिग O ऑफ एन क्यूब। ये बढ़ती चली जाती है। मुझे याद क्या रखना है, ये सबसे बड़ी होती है और एक यही हायरार्की जो होती है वो हायरार्की नहीं, यही जो सीक्वेंस है वो फॉलो होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। या फिर काम करूंगी, मुश्किल से 1 2 3 4 कोड हैं, ये मैं आप लोग को अब होमवर्क वाली शीट में डाल दूंगी। आपको इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उन रूल्स के बेसिस पे ही होगी, ठीक है। अभी तक पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट, कोई चीज़ जहाँ पे आप लोग को लगा नहीं अभी ये तो समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है थोड़ी, तो मैं वापस बता दूंगी। एक सेकेंड बस, थोड़ा घर से फ़ोन आ रहा है, मैं कर ही लेती हूँ बात, बस एक सेकेंड देना मुझे, एक सेकेंड। तब तक मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिख रही हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग कैलकुलेट करो। हेलो, अरे यार मैं क्लास सोने है तो हाँ तो मैं आज कॉल करना ही भूल गई मम्मी। अभी भी क्लास ही चल रही है, मैं बस भूली भी, बस 2 सेकेंड रुको, मैं बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा, चलो सो जाओ। बाय बाय। फोन करोगी नहीं, रात भर जगेगी क्या ना, हम जगेंगे। अब चलो मैं कल देखते बात, कल छुट्टी है ना। यस, कल आराम से फोन करना, ठीक है, फोन करना मुझे, मैं बात कर लूंगी। मैं एकदम भूल गई, दिमाग से उतर गया मेरे। साड़ी नहीं, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय 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 बाय, इधर दिखाओ बाय। वेरी गुड अनमोल, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे परफॉर्मेंस से इस बार, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही सब अच्छा करेगा, सब सब्जेक्ट में अच्छा करेगा। अगर पढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा करेगा। मैं भी तो पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा करोगे, चलो ठीक। देखो तो, कल बात कर लेना। ठीक ठीक, मैं कल दीदी सो गई। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने, थोड़ा थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है, फिर खत्म करना है। मुस्कान दीदी, ठीक है, ये खत्म करना, कुछ कर रही थे ना। चलो ठीक है, बाय बाय, रखो अब, गुड नाइट।
ठीक है, मम्मी का कॉल था ना, मम्मी का कॉल तो इग्नोर नहीं कर सकती, भले मैं कितनी ही बड़ी प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाऊं। हालांकि मुझे बनना नहीं है प्रधानमंत्री, बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस, ठीक है। और ये 2 ही क्वेश्चन है, इनको करके मुझे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग बताओगे। फॉर इंट k इज इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू n, k मल्टीप्लाई इंटू 2। चलो, अब मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इन दोनों कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। मैंने जो जो स्टेप्स बताए उनको ध्यान देना। चलो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, टाइमर लगाते हैं। टाइमर लगाते हैं हम। आप लोग को 30 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पर चलो मैं 35 सेकेंड्स कर देती हूँ या 40 ही कर देती हूँ, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मंडे से हम उप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली हम उप्स ही पढ़ेंगे। मैंने रिकर्जन का सोचा था, बट मुझे ऐसा लगा कि अभी रिकर्जन पे मैंने बोला 99% चांसेस हैं, बट रिकर्जन अभी करेंगे। अभी हमें उप्स पढ़ना है, क्योंकि मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर में आप लोग को उप्स ही पूछता है। टाइम हो गया। क्या बात है, तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आया? तुम लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? विष्णु भी एकदम चुप चुप सा है। ख्याति, विष्णु, पहले वाले का लॉग एन। हाँ, लॉग एन आप एक चीज मिस कर रहे हो बस। लॉग एन सही है, बेस 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 के मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस वाले कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हाँ वेरी गुड, इसका होगा बिग O ऑफ लॉग एन बेस 2। इसका बताओ मुझे। इसका बताओ मुझे। ये तो एकदम सही बताया, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका बताओ, दूसरे वाले का बताओ मुझे। एक चलो एक बार टाइमर और लगा देती हूँ, इसके बाद मैं ही बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी। जल्दी जल्दी। मैं बताऊंगा, आई थिंक सेम ही रहेगा, ठीक है। नाइस ट्राई। देखो, मैंने बोला था जब भी हमारा नेस्टेड फॉर लूप्स होता है,
तो पहला रूल क्या होता है, मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर मैं जो मेरा स्पेस है, सर्च स्पेस, उसको डिक्रीज करती हूँ या इंक्रीज करती हूँ, मतलब मैंने सिर्फ डिक्रीज बोला, बट अगर मानो मैं सर्च स्पेस के साथ कोई भी खिलवाड़ कर रही हूँ, ठीक, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, बिग ओ ऑफ लॉग एन बेस के हो जाती है। अब अगर मैं इस केस में बात करूं, पहले केस की अगर मैं बात करूं, इसकी मेरा है बिग ओ ऑफ एन, इसके अंदर गई तो भी मेरा क्या है, बिग ओ ऑफ एन। अब अगर मैं इसके अंदर आई तो यही सेम कोड तो अभी यहाँ पे भी था। इसमें क्या हो रहा है, k की वैल्यू 1 है और मान लो कि k की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। अब पहले 1 हुआ, 5 से छोटा है, कुछ काम जो है वो प्रिंट हुआ, फिर बढ़ के वो क्या हो गया, 1 से सीधे वो 3 हो गया, काम प्रिंट हुआ, 3 से बढ़ के वो 5 हुआ, 3 ही स्टेप में मेरा जो लूप है वो खत्म हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरा सर्च स्पेस जो है वो और छोटा हो गया, कम हो गया। मैंने मल्टीप्लाई किया, इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 1 into 2, अरे मैंने यहाँ पे प्लस करना था, चलो प्लस, अगर मैं प्लस भी कर रही हूँ, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 2 भी कर रही हूँ या मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ अगर, तो मेरा जो सर्च स्पेस है वो क्या हो गया, पहले यहाँ पे क्या होता, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही होती, पहले 1 था, फिर इंक्रीमेंट होकर के अब बढ़ करके वो कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 2 बढ़ करके ये 4 हो गया, तो भी 3 ही स्टेप में मेरा ये जो अंदर का काम है वो चलेगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो क्या होगा, बिग ओ ऑफ लॉग एन बेस 2। तो क्या इसका फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब मुझे बता सकते हो, इसका फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे अब बता सकते हो? पूरे कोड का फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है मुझे। तुम पहला वाला जो केस है वो, फिर तुम उस केस को ध्यान नहीं रख रहे हो। अगर नेस्टेड लूप होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब शायद मैंने अच्छे से समझाया नहीं है। देखो, फॉर लूप हर i इज इक्वल्स टू 1 के, जब i इज इक्वल्स टू 1 है तो j1 से लेकर के i इज इक्वल्स टू 1 हुआ, j1 हुआ, और जब j1 है तो k1 से लेकर के लेस देन n तक चल रहा है, फिर i इज इक्वल्स टू 1 में ही j जो है 2 हुआ और n तक चल रहा है, 3 हुआ, n तक चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक सिंपल सिर्फ इस वाली फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, क्योंकि ये n तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये n तक चलेगा, रुको, ये n तक चलेगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, ये भी n तक ही चलेगा। अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो ये बिग O ऑफ लॉग एन बेस के होगा। तो इन टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारी की सारी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मेरा जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा, बिग O ऑफ n इंटू एन यानी n स्क्वायर, हाँ मैं नहीं समझी तुम क्या बोल रहे हो, ये हो गया लॉग एन बेस 2, ये तुम्हारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तुमने क्या बोला, हाँ, बिग ऑफ एन स्क्वायर कैसे हुआ, बिग ऑफ एन स्क्वायर तो इन दोनों लूप्स का मिलाकर के हुआ, ठीक, हमारे पास 3 फॉर लूप है ना, हमारे पास तो 3 फॉर लूप है ना विष्णु, तो हमें तो इन तीनों फॉर लूप के बारे में देखना है ना। पहले फॉर लूप के लिए बिग O ऑफ n था, दूसरे के लिए बिग O ऑफ n था, तीसरे के लिए बिग O ऑफ लॉग n बेस 2 था, क्योंकि इसमें इंटू 2 भी हो रहा है, तो हमने सर्च स्पेस को छोटा कर दिया, हमने सर्च स्पेस के साथ छेड़खानी की, तो लॉग n बेस 2 में हो जाएगा मेरा। तो फिर मैं क्या करूंगी, इन सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी,
तो पहला बिग O ऑफ n हुआ, दूसरा बिग O ऑफ n मतलब बिग O ऑफ n स्क्वायर और log n। क्या समझ में आया कि अभी भी डाउट है? एक्चुअल समझ में आ गया? ठीक है, ये था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे ख्याति के रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आ रहे हैं? ख्याति, मुझे लगता है कि तुम कहीं और भी क्लास कर रही हो, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है मुझे। चलो अब हम पढ़ते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब कल को तुमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई पूछे तो क्या तुम जवाब दे दो? किसी भी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। जो भी हमने पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न जो थे वो सारे n स्क्वायर n क्यूब में ही चलते आ रहे थे। इसी वजह से मैंने पहले पैटर्न्स करवाया था। आपको क्या करना है, आप क्या करना है, अब आप जाना जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उन सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। सबकी n स्क्वायर n क्यूब कुछ इसी टर्म में आ रही होगी, n स्क्वायर प्लस n कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, आज का लास्ट टॉपिक। क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज ही खत्म कर दूं, या मैं अब इसको कल एक छोटी सी क्लास लेके समझा दूं, या मंडे को स्टार्ट करूं? आज ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दूं, या कल समझाऊं, या मंडे को समझाऊं? कल क्लास ले लेना, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम की क्लास होगी, ठीक है। मैं उसमें आप लोग को अच्छे से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझा दूंगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लिया, कल की क्लास में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे यार। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ है ही नहीं। एक काम करो, रुको, अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ के जाओ। एक्स्ट्रा क्लास लूँ मैं? मुझे नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है, पढ़ना है। चलो, मैंने ही पूछा था, सॉरी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ है ही नहीं। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मेमोरी स्पेस दैट आर प्रोग्राम टेक्स। मतलब मेमोरी के अंदर, मैंने बताया था पहले की क्लासेस में, मैंने ही बताया था कि जो सीपीयू होता है ना, वो हमारा जो प्रोसेसर होता है, वो, मैम आज मुझे कल सुबह 3 बजे कहीं जाना है। बस 5 मिनट रुक जाओ विष्णु, 5 मिनट में मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगी। इतना सिंपल छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। 5 मिनट रुक जाओ। मेमोरी स्पेस, देखो कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस लेता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कि कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, वो हो गया मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑक्सिलियरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस, ठीक है। अब ये ऑक्सिलियरी स्पेस क्या होती है? ऑक्सिलियरी स्पेस मतलब वो स्पेस जो कि स्पेस दैट यू टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक एग्जांपल दूंगी, सब समझ में आ जाएगा। सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्पेस लेते हो, वो हो गई आपकी ऑक्सिलियरी स्पेस। इनपुट स्पेस क्या होती है? द स्पेस दैट you take to store the problem, ठीक है, store the problem। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक सूडो कोड नॉर्मली सा लिख देती हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इनपुट लिया a का, फिर मैंने इनपुट लिया b का, और फिर मैंने c इज इक्वल्स टू a प्लस b कर दिया। जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी बिग O ऑफ n नोटेशन, बिग O ऑफ n नोटेशन मतलब जो होता है, ये बिग O ऑफ n नोटेशन होता है। इसमें हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से ऑक्सिलियरी स्पेस क्या हुई? ऑक्सिलियरी स्पेस वो स्पेस होती है जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे होते हैं।
ये जो c हमने एक नया वेरिएबल बनाया वो हमने a प्लस बी को ऐड, मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्पेस हमने क्रिएट की है। तो ये हो गई मेरी ऑक्सिलरी स्पेस, ये हो गई मेरी ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की गई है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ये प्रॉब्लम को स्टोर करने के लिए, ये मेरी हो गई इनपुट स्पेस। क्या ये समझ में आया? ऑक्सिलरी स्पेस और इनपुट स्पेस क्या होती है? इनपुट स्पेस जिसमें मैं ए को इनपुट ले रही हूँ, बी का इनपुट ले रही हूँ, तो मैं कुछ इनपुट ले रही हूँ किसी चीज को स्टोर करवाने के लिए ये ले रही हूँ। जब मैं सी की बात करती हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं सीधे ए प्लस बी भी सम करके रिटर्न कर सकती थी, बट मैंने सी भी लिया, किसी भी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सी बनाया, तो ये मेरी हो गई ऑक्सिलरी स्पेस। तो यहाँ से मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ओ ऑफ 3 हो गई। बिग ओ ऑफ 3 मतलब क्यों हो गई? इनपुट मैंने जब ए का लिया, इनपुट जब मैंने बी का लिया, और जो मैंने एक सी वेरिएबल बनाया ए प्लस बी को स्टोर करने के लिए, ये हो गई मेरी ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग स्पेस को बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, बट हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। ये स्पेस बढ़ाएगा, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, मैंने क्या किया, b के अंदर ही a प्लस बी यानी b प्लस ए डाल दिया, मतलब अब b की वैल्यू क्या हो गई, 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो गई। तो नो डाउट मेरा जो स्पेस है, जो मेरा स्पेस है वो तो कम हो गया, बट हमें कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम लीड कोड, जीएफजी, कोड शेफ किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, हमें डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप अगर कभी किसी कंपनी के एम्प्लॉय होगे, वहां पे आपको कोई डेटा सेट दिया जाएगा और आपको कहता है वो कि आपको इस डेटा सेट का इस्तेमाल करके, आपको ढेर सारा डेटा दे दिया, आपको कहता है आप इसका इसका इस्तेमाल करके कुछ कुछ रिपोर्ट बनाओ। आपने क्या किया, आपने डेटा ही बदल दिया, तो ये आपने गलत काम किया। भले ही वो स्पेस ले रहा था, बट आपको डेटा को नहीं बदलना है। ये हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कुछ नहीं है, कभी भी तुम्हें इनपुट के साथ कुछ भी नहीं करना है, ये चीज तुम हमेशा याद रखो। बस एक चीज और आखिरी में क्या जान लो, कि अगर एक सेकंड में कुल टोटल में 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मेरी टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो, मतलब हर कोड में अगर तुम देखोगे लीड कोड पे तो कभी कहता है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड में वो सिर्फ 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशंस को ही एग्जीक्यूट कर सकता है, इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। तो तुम्हें अपना कोड ऐसा लिखना है कि वो 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करे, उससे ज्यादा ना करे, नहीं तो तुम्हारी टाइम लिमिट एक्सीड का जो एरर होता है वो तुम्हारा दिखाने लगेगा। अगर 2 सेकेंड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 10 टू द पावर ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 नहीं होता, इसका मतलब होता है तुम्हारा अ, इसका मतलब होता है तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, ठीक है। मतलब अगर मैं कहती हूँ 2 सेकेंड, दो वो लेता है, 2 सेकेंड लेता है कोड, मतलब कि तुम्हारा टोटल जो टाइम लग रहा है वो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो एक सेकेंड में टोटल 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। हमें ऐसा कोड लिखना चाहिए जो कि 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशन खत्म कर सके, और हमारी जो स्पेस है उसको बचाने के चक्कर में इनपुट वेरिएबल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया? बता दो मुझे एक बार, ठीक है। मैंने कोशिश करा पूरा अच्छे से समझा देने का, बस इतना ही था। अब अगर इतना से मैं कल के लिए खींचती तो ये टाइम वेस्ट होता ना। अब 2 दिन आराम करो, 2 दिन में बस तुम लोग को क्या करना है, जितना मैंने असाइन वो दिया है, शीट्स दिए हैं, जो भी दिए हैं उनको प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए ही है वो, मेहनत करके बनाया गया, खूब अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक छोटा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो नहीं उतना पूछता, तुम्हें पता होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या मैं कुछ कोड वगैरह दूं जिससे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सको शीट में, शीट के अंदर? एक बार मुझे बता दो, या इतना इनफ है?
हाँ ठीक है, जो तुम लूप्स पढ़ोगे, हाँ जब तुमने फॉर लूप वाइल लूप पढ़ा था, प्रिंटिंग के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, उन सारे के तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को निकालना है। ठीक है, आज की क्लास क्या पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई? बस आज क्या सब कुछ समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट अगर हो तो फिर मुझे बताना, जो मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, कोई अगर ऐसा लगे कि आप इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकते थे, आप इसको और अच्छे से तरीके से ऐसा हो सकता है या नहीं, मुझे बताना। ठीक, अब हम आज की क्लास खत्म करते हैं। तुम्हें विष्णु जहाँ जाना था अब तुम जा सकते हो। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय ख्याति, बाय बाय।